like a Hellcat. Hello friends, this is Saksham Sahani and welcome to my channel Bindas Bio. In this video, we will study chapter Control and Coordination, which is an important chapter of class 10th NCERT. In this video, we will cover these topics of this chapter. Introduction. इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि उसमें एक्चुअली है क्या चैप्टर के अंदर, ये हर वीडियो में हम लोग करते हैं. उसके बाद नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इन डिटेल, हाउ द इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स. अब क्या जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चलती है दिमाग के अंदर, वो ट्रैवल कैसे करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. ठीक है, इंट्रोडक्शन पे डायरेक्ट जंप कर देते हैं. उसके बाद क्या होएगा कि जो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ अ सीडलिंग ग्रोस. यहाँ पे एक सीडलिंग का बहुत इजी एग्जांपल्स लिए मैंने, तो इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. तो अगर हम लोग ने एक सीडलिंग ली, तो सबसे पहले अगर हम लोग उसकी ग्रोथ की स्टेज को देखें, तो एक जो सीडलिंग है वो पहले सीड होता है, वो जर्मिनेट नहीं हुआ होता है. उसके बाद जब उसको थोड़ा वाटर मिलता है, थोड़ा रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाता है. उसमें से छोटा सा एक लीफ टाइप की स्ट्रक्चर निकल आती है, उसको हम लोग प्लांट बिल्कुल नहीं बोलेंगे. उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा और ग्रो करता है और एक छोटी सी लीफ और उसकी पेटल, ऐसे पेटल टाइप की एक लीफ बाहर आ जाती है, जो कि क्या होती है, सॉइल को फाड़ती हुई बाहर आती है. अब आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी छोटी सी बड़ी हो गई, इधर से इधर पर आने में जो उसके मूवमेंट्स हुए वो क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं. तो आप कहेंगे कि हम लोग तो ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये ग्रोथ से और मूवमेंट से क्या रिलेशन है. तो रिलेशन है कि जो ये मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं. और आगे पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में. वेयर एज अब इसकी जगह हम लोग एग्जाम्पल लें कैट का, जो कि दौड़ रही है. तो वो कैट इस वजह से नहीं दौड़ रही कि वो लंबी हो जाए, या फिर इस वजह से नहीं दौड़ रही कि वो पतली हो जाए. तो ये क्या है, एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है. दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ रिलेटेड दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा कि ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, तो ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है. दीज मूवमेंट्स आर डन बाय अस सो एज टू गिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. अब क्या, जो बिल्ली है वो दौड़ी क्यों, क्योंकि जब उसने या तो चूहा देख लिया होगा, या फिर उसके पीछे कोई जानवर पड़ गया होगा, इस वजह से वो दौड़ी. तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटी हुई उसको उसने रिस्पॉन्स किया, और अपने बचने मात्र या फिर अपने पेट भरने मात्र उसने क्या किया, मोशन किया और मूवमेंट हुआ, जो कि ग्रोथ रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, और एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में किया उसने. अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं. In order to understand, one can say these movements are controlled carefully. अब क्या उसको ये मूवमेंट्स कंट्रोल्ड केयरफुली होते हैं. अगर हम लोग के पास एक कंट्रोलर नहीं होता है, इमेजिन करिए, तो मान लीजिए मेरे को कोई मारने आ रहा है, तो मेरे को भागना चाहिए कायदे से. तो पर अगर मेरे पास कंट्रोलर नहीं होता, तो अगर मान लो चांस था कि मैं भागूँ ही ना, वहीं पे खड़ा रह जाऊँ, उसको देखता रहूँ और मैं पिट जाऊँगा. तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो हम लोग के पास एक कंट्रोलर सिस्टम भी होना चाहिए. ठीक है, और केयरफुली कंट्रोल्ड होना चाहिए ये सब. पर इतने से काफ़ी नहीं होता है. अगर कंट्रोल होता सिर्फ हम लोग काफ़ी होता. मान लो एक एग्जांपल लेते हैं क्लास का. अगर हम लोग एक क्लास या फिर एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है अपने दोस्त से, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है मान लो, या फिर लाइब्रेरी में ही बैठा, मान लो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अगर हमने अपने दोस्त से कुछ चीज़ कहनी है कि भाई हमको कुछ दे दे, या फिर आई नीड समथिंग, तो ये इसको कहने के लिए हम ये तो नहीं बोलेंगे आई नीड समथिंग बहुत ज़ोर से चिल्ला के शाउट करके. ये क्या है, आप कंट्रोल में तो हो, पर आप कोऑर्डिनेटेड नहीं हो. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें नहीं कर रहे हो. एनवायरनमेंट क्या चाहता है कि सब शांत रहें, सब शांति से मैम या फिर लाइब्रेरी में बैठे रहें, मैम की बात सुने, या फिर लाइब्रेरी में बैठे रहें. पर आप क्या कर रहे हो, चिल्ला रहे हो.
तो ये कंट्रोल तो है, आपको आपके दिमाग को बिल्कुल पता चल रहा है कंट्रोल करके ही कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है, पर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आप अब क्या कोऑर्डिनेटेड, जब मान लो किसी का दिमाग हुआ तो वो क्या करेगा? इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक इन अ क्लासरूम यू विस्पर इंस्टेड ऑफ शाउटिंग। तुम शाउटिंग की जगह क्या कान में उसके बोल देते भाई। अगर आपके पास कंट्रोल कंट्रोल तो है पर कोऑर्डिनेशन भी है, जो इन्वायरमेंट से समझ कर अपन लोग एक्शन करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं हमने, ठीक है। दिस शोज अ क्लियर प्रूफ दैट दीज मूवमेंट्स आर नॉट ओनली कंट्रोल्ड बट ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड विद द सिचुएशन ऑफ सराउंडिंग। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है इसके अंदर कि इस ये प्रूफ है, हम लोग चिल्ला नहीं रहे, विस्पर कर रहे हैं उसके कान में, ये बिल्कुल अच्छा एक प्रूफ है कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सराउंडिंग के साथ कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बाय दीज पॉइंट्स यू कैन से दैट वन नीड अ वेल मैनेज एंड डिफाइंड सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इतने सारे एक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक अच्छा वेल मैनेज्ड और डिफाइंड, अलग अलग वेल मैनेज, नीट एंड क्लीन और डिफाइंड अपन लोगों को एक सिस्टम चाहिए जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सके हमारी एक्टिविटीज़ को। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का पहले ही मैंने आपको मतलब बता दिया। उसके बाद नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, क्या होता है ये पूरा डिटेल में नहीं है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके अंदर आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड अर्लियर दैट वी नीड अ सिस्टम। अब हमने पहले ही बता दी भैया, एक सिस्टम चाहिए हम लोग की बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए। करना ही कौन सी एक्टिविटीज़ है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कुछ भी करना चालू कर दे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ करनी है तो हम लोग को एक सिस्टम चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। सो इन एनिमल्स दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज। ऐसा नहीं है नर्वस सिस्टम सिर्फ नर्व्स कंटेन करता हो, नर्वस सिस्टम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू दोनों कंटेन करता है। अब क्या है, कंट्रोल करने वाला तो नर्वस टिश्यूज हो गया, पर जो काम करने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो मस्कुलर टिश्यू हो गया। बात समझे? तो ये द नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप CNS ले लो और PNS ले लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अच्छा तरीका है याद करने का, CNS ले लो, PNS ले लो, ठीक है। एक बार लिख भी देता हूँ, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये PNS, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अपना ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म कर लिया अपन लोगों ने, शॉर्ट कर लेते हैं बातें हर चीज़ें, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल आपको नर्वस सिस्टम समझ में आ रहा है कि साइड में होएगा, तो साइड में क्या होएगा अभी आप आगे पढ़ोगे। पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? मेन नर्वस सिस्टम, जो चीज़ है हमारी, मेन चीज़ है जिससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करेगा? सबसे पहला, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग का क्या है? वो ब्रेन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे बॉडी का, ब्रेन। अगर दिल डेड हो गया तो एक मशीन लग सकती है, पर अगर ब्रेन डेड हो गया तो कोई मशीन नहीं लग सकती, मर जाएगा आदमी, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जो भी अपने पूरी बॉडी में जो नर्व्स लगी होती हैं, वो जब आके एक जगह पे मिलती हैं तो एक बंच टाइप की कॉर्ड बना लेती हैं, एक मोटी सी तार बना लेती हैं, उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। गैंग्लिया अगली साइड में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा गैंग्लिया क्या है। अभी अभी अब मैं जो दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। जो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया कि क्या क्या होता है उसमें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? साइड वाले नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी मतलब साइड, साइड में, ठीक है। साइड वाले नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ दीज नर्व्स, द नर्व्स, सॉरी दीज नहीं, द नर्व्स एंड गैंग्लिया आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी स्पाइनल कॉर्ड तो करता ही है, और जो पेरिफेरल है वो भी थोड़ी सी स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब जैसे मान लो कोई सी नर्व निकली उसके अंदर से, ब्रेन के अंदर से, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते ही तो जाएगी, तो थोड़ा सा वो स्पाइनल कॉर्ड भी कंसिस्ट करता है। और गैंग्लिया मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। भैया
मेन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंट्रोल करेगा, बहुत इजी पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आप आते हैं, एनाटॉमी ऑफ गैंग्लिया एंड पीएनएस। एनाटॉमी मैंने पहले भी वीडियो में, सबसे पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी मेरी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसके एनाटॉमी का बता दिया था। एनाटॉमी मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब डिज़ाइन, कैसे भगवान ने चीज़ बनाई है, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ गैंग्लिया एंड पीएनएस, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो गैंग्लिया की क्या होती है, गैंग्लिया क्या होता है कि जो नर्व्स में ताकत, जो बंच बन जाता है नर्व्स का, तो वो एक मोटी सी ऐसे स्वेलिंग टाइप की बना लेता है, तो उसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ नर्व्स हो जाता है ज़्यादातर, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्स सेक्शन में आप ये वाला डायग्राम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं, जब वो पहले पहले आ रही होती हैं, तो वो ऐसे कई 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 जगह ऐसे ग्रुप टाइप का बना लेती हैं, उससे क्या स्वेलिंग आ जाती है, तो उस स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आइडिया दिला दिया कच्चा पक्का कि गैंग्लिया है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये अपना गैंग्लिया हो गया, अपना ये भी हो गया, क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता दिया हमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपने नर्वस सिस्टम का थोड़ा समराइज्ड चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है क्या, पहली बात तो न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक नर्व सेल, या तो नर्व सेल बोल लो या तो न्यूरॉन बोल लो। टिपिकल न्यूरॉन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, काका टिपिकल टिपिकल नहीं है। पढ़ लेंगे शांति से अपन लोग, सब याद हो जाएगा अपन को, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल होती है। इसकी अभी तक की हाईएस्ट, या फिर सॉरी लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो 1 मीटर है। पूरी बॉडी में किसी जगह ये 1 मीटर की भी पाई गई है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप अपने हाथ ले लें सामने, अगर आप अपना हाथ को ऐसे आयरन मैन की तरह करें कि मैं हूँ आयरन मैन वाला हाथ करें, तो आपको जो अपनी फिंगर्स की टिप है उसको आप बोलो डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो फिंगर है, पूरी फिंगर, एक फिंगर, उसको बोल लो डेंड्रॉन, ठीक है। तो जो टिप्स हैं, टिप्स टिप्स जो टिप्स हैं, पॉइंट टिप्स, नेल वाली चीज़, उसको डेंड्राइट्स बोल लिया। पर जो पूरी फिंगर्स हैं उसको हमने क्या बोल लिया, डेंड्रॉन। इसमें दिया नहीं हुआ है पर डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कर्सर है मेरे पास, तो डेंड्रॉन बोलते हैं उसको, ठीक है। डेंड्रॉन ऐसे ऐसे डॉट करके समझ लो, डेंड्रॉन। उसके बाद क्या होता है, ये आया, तो ये एक टाइप की आपको ऊपर सेल दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं रिसेप्टर। ये हर न्यूरॉन में अलग अलग टाइप का होता है। जो हीट न्यूरॉन होएगा उसमें हीट रिसेप्टर होएगा, ठीक है। जो अलग टाइप का न्यूरॉन होएगा उसमें अलग टाइप का रिसेप्टर होएगा। जो फील करने वाला न्यूरॉन होएगा उसमें फील करने के लिए रिसेप्टर होएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से उसके डेंड्राइट्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो एक टाइप की सेल है, इसके अंदर जो बीज है, सेंटर न्यूक्लियस, अपना सबको पता है कि जिसके सेंटर में एक चीज़ होगी उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। सेंटर मतलब ये होता है न्यूक्लियस का। अब ठीक है, जब सेल है तो उसकी सेल बॉडी भी तो होएगी, तो जो न्यूक्लियस के अपार्ट चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उसको सेल बॉडी बोलेंगे, ठीक है। ये जो मैंने कर्सर से बनाया ये सब सेल बॉडी है, पर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये लेबल भी किया हुआ है, देख लो। अब क्या टिप्स क्या है, डेंड्राइट्स। फिंगर्स क्या है, नेल्स क्या है, डेंड्राइट्स। एग्जाम्पल ले लो हाथ का, नेल्स क्या है, डेंड्राइट्स। फिंगर्स क्या है, डेंड्रॉन्स। ये आप मान लो अपने हाथ नर्व सेल है भाई साहब, बहुत बड़ा हो गया है नर्व सेल, हम लोग बताएंगे उसके अंदर क्या क्या है। जो नेल्स है वो डेंड्राइट्स है, जो फिंगर्स हैं वो डेंड्रॉन्स हैं। उसके बाद जो अपना पाम वाला एरिया, उसका सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है। और जो दूसरे एरिया बचा फिंगर्स और सेंटर को हटा के जो दूसरा एरिया बचा वो क्या है, सेल बॉडी है। और जो अपना आर्म है वो क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। और ये शेजवा क्या, मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो गई, श्वान सेल, ठीक है। श्वान सेल्स बोलेंगे इसको। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है, श्वान सेल बोलेंगे। उसके बाद माइलिन शीथ बोलेंगे, ठीक है। ये माइलिन शीथ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। नोड ऑफ रणवीर, ये मेरा सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं पसंदीदार शब्द है, रणवीर भाई साहब आ गए अपने इसके अंदर। और ये एक्सॉन टर्मिनल्स, इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं,
ठीक है। तो अपनी क्या क्या अलग अलग अपनी चीज़ हो गई, नेल्स को क्या बोल दिया अपने, डेंड्राइट्स बोल दिया। फिंगर्स को क्या बोल दिया, डेंड्रॉन बोल दिया। उसके बाद जो पाम का सेंटर है उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। उसके बाद जो बचा उसको क्या बोल दिया हम लोग ने, सेल बॉडी बोल दिया। उसके बाद जो अपना हाथ है उसको एक्सॉन बोल दिया। उसके बाद जो सेल्स हैं उसके अंदर बनी हुई इसको माइलिन शीथ बोल दी, उसके ऊपर जो सेल्स हैं। उसके बाद श्वान सेल्स बोल दिया हम लोगों ने उसको, ठीक है, श्रीडन श्वान वाला, ठीक है, श्रीरन श्वान वाला, उसका श्वान वाली सेल, श्रीरन श्वान ने क्या किया था, सेल चोरी करी थी, वीडियो देख लो जाके, ठीक है। तो माइलिन शीथ हो गई। शीथ मतलब मैंने पहले ही बताया है, जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बॉडी की जो स्किन होती है उससे बनी होती है, जो पतली शीट, उसको शीथ बोलते हैं, ठीक है। टंग स्लिप हो जाती कभी कभार, तो उसको शीथ बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल्स मतलब से न्यूरॉन एंडिंग, भाई साहब न्यूरॉन एंडिंग बोलो, एक्सॉन टर्मिनल्स तो बोलो ही नहीं, एक्सॉन की एंडिंग तो बोलो ही नहीं, न्यूरॉन एंडिंग बोलो। नोड ऑफ रणवीर क्या है, मान लो आपके हाथ के चारों तरफ कुछ कुछ डिपॉजिट्स है सेल्स का, उसके ऊपर एक माइलिन की शीट है और उन सेल्स को श्वान शीट बोलते हैं, और जो हाथ है आपका वो क्या है, नोड ऑफ रणवीर है। तो अपना पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कंप्लीट हो गया, जो कि डिटेल में है। एक बार आप इसको बना लीजिए अपने हाथ से, हाथ वाला एग्जांपल जो मैंने बताया अगर उसको कर लोगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाउ इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स। अब भाई साहब जो भी बाहर चल रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है, सब पता कैसे चल रहा है अपन के दिमाग को, तो वो पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहला क्या है ये डायग्राम, कि सेल जो बॉडी है, ये ऐसे ही थोड़ा कम वो डायग्राम है, पूरा अपना हो गया। इसको छोड़ो, जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, जो सेल की एंड है वो कहाँ जुड़ी हुई हैं, सेल फाइबर्स के अंदर, मस्कुलर फाइबर्स के अंदर। पर ये जो मस्कुलर फाइबर्स हैं ये लास्ट क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट, अभी ये देखना, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट न्यूरॉन को, जो कि मसल सेल, मसल फाइबर, ग्लैंड्स या फिर ऐसे ऐसे अलग अलग जगह जाके जुड़ जाती हैं, जिससे इम्पल्स की वजह से या तो ग्लैंड्स में सेक्रीशन हो जाता है, मसल्स फाइबर्स में मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, एनर्जी पैदा हो जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अपना हो गया ये। उसके बाद ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है ये बताना चाह रहा हूँ मैं। पर अब देख लो, जो अपना मसल फाइबर है, ठीक है, ये तो एंडिंग है, पर मान लो अगर ये ही यहाँ से ही अगर दूसरी चालू हो रही होती सेल, मान लो ये अपना हाथ की फाइबर से, इसको भूल जाओ, इसको पूरी अच्छी तरीके से भूल जाओ, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, भूल जाओगे, ठीक है। मसल फाइबर है अपने पास, यहाँ से अपनी, ये अपनी हाथ की मसल्स है, ठीक है। हाथ की मसल्स पे अपने क्या डेंड्राइट चिपकी हुई, अपनी फिंगर टिप्स चिपकी हुई हैं ऐसी, ठीक है। और एक जो फिंगर टिप है उसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया भैया यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना मसल फाइबर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या एनर्जी जो भी होती है अपने मसल फाइबर को, गर्मी लगी उसको एनर्जी मिली, उसने क्या डेंड्राइट को पास कर दिया। अब ठीक है, अब क्या डेंड्राइट क्या है, ये है, ठीक है। डेंड्राइट में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ये डेंड्राइट है, इसके पास केमिकल है, तो ये जो केमिकल से भरा हुआ डेंड्राइट है, इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके बाद मैं वापस से पहली वाली स्लाइड खोलूँगा, उसमें आपको बताऊँगा अच्छी तरीके से, चिंता मत करो भाई, ठीक है। तो क्या है कि ये जो डेंड्राइट है, इसको डेंड्राइट है, ये टिप है ना इसकी, और ये अटैच होता है मसल फाइबर के अंदर, ठीक है, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर रीजन, ठीक है, जहाँ पे मसल और न्यूरॉन का मिलन होता है, न्यूरॉन और मसल, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर रीजन बोलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी टर्म है, न्यूरॉन, मस्कुलर मसल, न्यूरोमस्कुलर रीजन, जहाँ पे मसल भी अटैच हो रही है और न्यूरॉन भी अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है। केमिकल भरा हुआ है भाई साहब डेंड्राइट के अंदर, डेंड्राइट के अंदर केमिकल भरा हुआ है, क्या कर दो, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, इम्पल्स अपना भाई पैदा हो जाएगा, इम्पल्स पैदा हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है पूरे न्यूरॉन के अंदर, इसके बिना भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा।
ठीक है। इम्पल्स क्या होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, अब ये कहाँ चला गया, अपनी फिंगर में चला गया। फिंगर क्या है, अपनी डेंड्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल याद करो जो बता रहे हैं, डेंड्रॉन। ठीक है, अब पिछली स्लाइड खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब क्या होगा, पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये अपने क्या है, मान लो ये न्यूरोमस्कुलर रीजन है। ठीक है, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर रीजन, यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ से क्या हुआ, इम्पल्स पैदा हुआ, गया 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 गया, कहाँ गया, सेल बॉडी में। यहाँ गया 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 गया, घूमा 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 घूमा, उसके बाद कहाँ गया, ये सब जगह से आ रहा होता है, ऐसा नहीं, मैंने बस एक एग्जांपल लिया है। यहाँ गया 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 गया, अब क्या, आम में घुस गया अपनी, नाखून से आया, ये उंगली नहीं है अपनी, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अपने हाथ का। मान लो एक न्यूरॉन आपका एक हाथ है, तो अगर आप उसको एग्जाम्पल ले लो अपने हाथ की तरह, तो उससे क्या होगा, आपको ईज होएगी। ठीक है, हाथ की तरह ले लो, हाथ की तरह दिखाई तो दे रहा है ना, इसको हाथ की तरह ले लो, तो इस एग्जाम्पल ले लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ये हाथ नहीं होता है न्यूरॉन, हाथ मत मान लेना न्यूरॉन को। ये पढ़ा भी होगा आपने 9th क्लास के अंदर, क्या बोलते हैं, टिश्यू चैप्टर के अंदर, न्यूरॉन का सबसे लास्ट पेज पे था ना, पढ़ा था ना। तो ये यहाँ से गया, क्या इम्पल्स, यहाँ देखो, केमिकल से इम्पल्स यहाँ बना, फिंगर में बना, कहाँ बना, डेंड्रॉन में बना। फिंगर क्या है अपनी, डेंड्रॉन है। ठीक है, डेंड्रॉन में बना, डेंड्रॉन से गया गया गया, क्या कहाँ गया, सेल बॉडी में आ गया। सेल बॉडी से गया 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 गया, कहाँ आ गया, एक्सॉन के अंदर आ गया। एक्सॉन से गया 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 गया, एक्सॉन की जैसे ही एंडिंग पे पहुंचा, उसको क्या हुआ, दौरे पड़ने चालू हुए, और भाई साहब वापस केमिकल इक्वेशन में केमिकल में बदल गए। क्योंकि उसको दौरे क्यों पड़े, उसको इस वजह से दौरे पड़े, क्योंकि उसको क्या है, उसको पता चल गया था पहले ही, उसको भगवान जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम जो इम्पल्स है, तुम्हारा जो ये रूप है इम्पल्स, वो इन छेदों में से नहीं निकल पाएगा, दूसरे न्यूरॉन को पास नहीं कर पाओगे तुम, इन छेदों से इम्पल्स नहीं निकल पाएगा, केमिकल निकल जाएगा, तो तुम अपने पुराने अवतार में आ जाओ। आकाशवाणी हुई और उसको बता दिया, पुराने अवतार में आ जाओ भाई साहब। तो क्या हुआ कि जो इम्पल्स है वो अपने पुराने अवतार में आ गया, श्री ब्रह्मा जी के कहने से पुराने रफ्तार में, रामायण की ज़्यादा ही असर हो रहा है, पुराना रफ्तार अवतार में आ गया, और क्या, केमिकल में बदल गया। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरी न्यूरॉन्स की ये अटैच होती हैं, डेंड्राइट्स। मान लो ये नया डेंड्राइट्स है, दूसरा न्यूरॉन है, तो ये जो इसकी एंडिंग होगी, नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन से। अब क्या, जो छेद है, जिस छेद की, जिस ओपनिंग की बात करी मैंने, उसको बोलते हैं साइनेप्स। नेक्स्ट पेज पे पूरा रीड करके दिखाऊंगा, थरोली याद हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, इसको साइनेप्स बोलेंगे, साइनेप्स आ गया अपना। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये सब गया 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 गया, यहाँ से गया गया, ये कहाँ है, यहाँ पे अपना केमिकल में बदल गया, एक्सॉन के एंडिंग में केमिकल में बदल गया, कहाँ से, इम्पल्स से वापस केमिकल में बदल गया। केमिकल के में बदलने की वजह से उसके बाद केमिकल में क्यों बदला, क्योंकि छेद से पास नहीं हो सकते, जो साइनेप्स है उससे इम्पल्स पास नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रह्मा जी का भी भाई साहब बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट रिलीजन बायस। ठीक है, तो ये कर लिया, अपने पॉइंट से, साइनेप्स से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास करा दी। अब जो भी इम्पल्स था, केमिकल्स थे, वो इन्फॉर्मेशन ही तो थी, इतनी देर से बेवकूफ़ बना दिया कि जो भी इम्पल्स है, केमिकल है, वो इन्फॉर्मेशन ही तो है। जो मसल को अपनी गर्मी लगी, गर्मी लगती है तो मसल तक पहुंचती है। यहाँ पे क्या हुआ, मसल को गर्मी लगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया उनमें एनर्जी आई, एनर्जी आके उन वो क्या हुए, स्टोर हो गए। ठीक है, स्टोर हो गए मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर के अंदर जब स्टोर हुए तो उसको किसने उठा लिया, डेंड्राइट ने उठा लिया। डेंड्राइट ने उठाया, उसके बाद अपना पूरा प्रोसेस हो गया, डेंड्राइट से डेंड्रॉन में गया, डेंड्रॉन से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन की एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते केमिकल रिएक्शन वापस हो गई और केमिकल में बदल गया। ठीक है, केमिकल में क्यों बदला, क्योंकि साइनेप्स से पास नहीं हो सकता था इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, साइनेप्स से जब पास नहीं हो सकता तो वो केमिकल में बदल गया। केमिकल में बदलने के बाद वापस जो सेल एंडिंग है, ये लास्ट सेल है,
यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन कनेक्ट होती है। अगर ये लास्ट सेल नहीं होती तो यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन, यहीं से ये चालू हो जाता वापस। ठीक है, तो अभी पूरा अंग्रेजी में पढ़ाएंगे मस्त बिल्कुल। ठीक है, अब रीड कर देते हैं अंग्रेजी में, जो भी हिंदी में बताया वही अंग्रेजी में बता देते हैं। ठीक है, all the information from the environment is stored in the tips of the nerve cell। जितनी भी ज्ञान है, जितना भी दुनिया का जो भी environment का जो भी फीलिंग है अपनी बॉडी के अंदर, सब डेंड्राइट की टिप में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, द फिगर द डेंड्राइट, अब क्या एज शोन इन द फिगर, मैंने फिगर में दिखाया आपको। द डेंड्राइट इज अटैच टू द मसल फाइबर विच प्रोवाइड्स इट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। ठीक है, तो फाइबर जो मसल फाइबर है, द डेंड्राइट इज अटैच टू मसल फाइबर, मसल फाइबर बता दिए कि मसल फाइबर है, विच प्रोवाइड इट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे केमिकल हैं उसके प्रोवाइड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो प्रदान कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, कलर चेंज कर लो भाई साहब। ठीक है, ये हो गया। द केमिकल कंटेन्स डेंड्राइट, जो केमिकल कंटेनिंग डेंड्राइट है, जिसके पास केमिकल है वो डेंड्राइट सफ़र फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो केमिकल होता है उसका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, विच ट्रेवल्स थ्रू द सेल बॉडी टू द एक्सॉन। ठीक है, ट्रेवल्स टू द सेल बॉडी और एक्सॉन में बदल जाता है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इम्पल्स कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एंड पासिस थ्रू द नर्व एंडिंग विच ऑफर्स एन ओपनिंग इनटू द नेक्स्ट नर्व सेल कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, ओपनिंग बता दी, अब इतनी भयंकर इंग्लिश बोल दी तो समझ लो अब क्या है। वही जो मैंने समझाया कि क्या होएगा, जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करेगा थ्रू द सेल बॉडी, सेल बॉडी से ट्रैवल करेगा, उसके बाद एक्सॉन से ट्रैवल करेगा, उसके बाद एंड ऑफ जो एक्सॉन होएगा उसमें क्या इम्पल्स पैदा हो जाएगा, वो वापस इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होएगी, वापस इम्पल्स में क्या वो हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन से वापस इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द केमिकल एंड पासिस थ्रू द नर्व एंडिंग विच ऑफर्स एन ओपनिंग इनटू द नेक्स्ट नर्व सेल कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, वो ओपनिंग जो नेक्स्ट नर्व सेल में ओपन होती है, नेक्स्ट नर्व सेल में ओपन कराती है, वो ओपनिंग यहाँ, ये जो ओपनिंग है दूसरे नर्व सेल में दूसरे के डेंड्राइट को ज्वाइन कर रही है, उसको साइनेप्स बोलेंगे। ठीक है, अपने पढ़ लिया। ठीक है, अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक की, जो अपन लोगों ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पढ़ा, उस टॉपिक की सबसे लास्ट चीज़ है कि फाइनली अ सिमिलर साइनेप्स पासिस द इंफॉर्मेशन। ऐसा ही एक छेद, ऐसा ही एक, मान लो 3 4 5 6 हज़ार हो गए न्यूरॉन, एक के बाद एक लगते गए लगते गए एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, ऐसे ही जब लास्ट साइनेप्स की बारी आई, ऐसे ही एक साइनेप्स पासिस द इंफॉर्मेशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेल, उसके अगले सेल को या फिर ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन पास कर देगा कि भाई तुम्हें सेक्रीट करना है, या फिर मसल को कर देगा कि तुम्हें मूव करना है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड को कर देगा कि दिमाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई लोग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ये अपने भाई का बिंदास भाई को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब बटन है, लाइक बटन है, सब दबा दो। प्लीज़ डू रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या आपको पता चल जाएगा जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा और जब भी मैं नई नई वीडियो डालूँगा, इससे आपका ही भला होगा भाई, कर लो।